अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे आज स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से भी हम देख सकते हैं एक पॉजिटिविटी देखी गई है। अमिट एक फ्लैट नोट भी है। आज के दिन हम ये भी देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर थोड़ा सा गिरावट भी देखी गई स्टार्टिंग पूरे थ्रू आउट द डे, लेकिन उसके बाद मार्केट ने जो क्लोजर किया वो एक पॉजिटिव जेस्चर परफॉर्म किया। इट मीन्स कि मार्केट के अंदर पोटेंशियल मौजूद है। अब बजट भी आ रहा है और बजट जब जब हिस्टोरिकली आता है तो मार्केट के अंदर थोड़ी सी एम्बिग्यूटी पाई जाती है कि ऐसा लग रहा होता है, कुछ रूमर्स आ रहे होते हैं कि कौन से टैक्सेस आएंगे, कहीं कैपिटल गेन टैक्स ना आ जाए, कहीं कुछ ना हो जाए। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए कॉशियस स्टैंस इन्वेस्टर्स की जानिब से देखा जाता है, जो कि आज के दिन भी देखा गया। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे आज के दिन के हवाले से, स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस के हवाले से, और साथ साथ अगर हम इकोनॉमिक इंडेक्स की बात करें यानी कि इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को देखें तो यहाँ पर माशी तरक्की के लिए मराहत मुतारिफ कराना होंगी। प्राइम मिनिस्टर साहब का ये इनिशिएटिव है और वो ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके से इकोनॉमी के नंबर्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अगर हम देखें कि एक्सपोर्ट के नंबर्स को बढ़ाना है, हमारे पास अनकन्वेंशनल प्रोडक्ट्स इस साल भी सामने आई हैं। लास्ट ईयर भी बहुत कोशिशें की गई थी और इस साल इस कोशिशों के जो इम्पैक्ट हैं यानी कि जो नताइज हैं, रिजल्ट्स हैं, वो हमारे सामने आए। तो आज हम इसके हवाले से बात करेंगे किस तरीके से ये मराहत की बात की जा रही है, कौन कौन सी मराहत होंगी, इससे क्या फ़ायदे होंगे, किस तरीके से एक्सपोर्टर्स के लिए और ख़ासकर बिजनेसेस के लिए इससे हेल्पफुल साबित होंगे। तो आज ये भी डिटेल डिस्कशन करेंगे और आपको बताएं कि आलमी सतह पर ईंधन की कीमतों में इजाफे के बावजूद अवाम को सब्सिडी फराहम कर रहे हैं। ये फाइनेंस मिनिस्टर साहब या औरंगजेब साहब का कहना है और ये भी कह रहे हैं वो कि ऑफ कोर्स यहाँ पेट्रोलियम प्राइसेस में फ्लक्चुएशन हम डेली बेसिस पे देखते हैं, इंटरनेशनली भी देखते हैं और पता नहीं होता कि नेक्स्ट डे क्या प्राइसेस होंगी। तो इस तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए एक स्टेबल जो प्राइसेस हैं वो लोकल मार्केट में देना भी बहुत मुश्किल टास्क है, जो कि गवर्नमेंट इसको परफॉर्म भी कर रही है। और उसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके से आने वाले दिनों में जो अब थोड़ी सी रिजिडनेस बढ़ गई है, आप देख भी रहे हैं, तो इनको मद्देनजर रखते हुए कैसे इसको इंटैक्ट रखा जाएगा, तो आज इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। और हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर डिफरेंट सनतों के हवाले से, खासकर टोबैको की सनत के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसमें बारीक बीनी से जायज़ा लिया जाएगा, ये वफ़ाकी वज़ीर तिजारत साहब का कहना है। और वो ये भी देख रहे हैं कि कितने ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी जो कि डिस्कस की जाएंगी। तो इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। एक रिपोर्ट देखते चलते हैं, इसके बाद प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे और साथ साथ हमारे पास स्टॉक की हाइलाइट्स भी होंगी, लेकिन उससे पहले हम डिटेल्ड रिपोर्ट देखते हैं। लेट्स हैव अ लुक। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल ने माली साल 2026-27 के लिए 3,669 अरब रुपए के कौमी तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी दे दी है। इस प्रोग्राम में 838 अरब रुपए की गैर मुल्की मुआवनत भी शामिल है, जबकि मुल्की मईशत की तरक्की के लिए मजमूई कौमी पैदावार यानी GDP की शरह नमू का हदफ 4% मुकर्रर किया गया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में वफाकी पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 1,000 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसके अलावा सूबाई तरक्याती प्रोग्रामों के लिए 2,218 अरब रुपए, जबकि सरकारी इदारों के तरक्याती मंसूबों के लिए 451 अरब रुपए की मंजूरी दी गई है। इजलास में गुज़िश्ता माली साल 2025-26 के नजरसानी शुदा तरक्याती अहदाफ और अखराजात का भी जायजा लिया गया। इस दौरान वफाकी PSDB के लिए 820 अरब रुपए, सूबाई तरक्याती प्रोग्रामों के लिए 2,938 अरब रुपए और सरकारी इदारों के लिए 355 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे, जबकि शरह नमू का हदफ 3.7% रखा गया था। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल ने बड़े तरक्याती मंसूबों की पेशरफ्त का जायजा लेते हुए बताया कि अप्रैल 2025 से मार्च 2026 के दौरान सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने 316 अरब रुपए मालियत के 116 मंसूबों की मंजूरी दी, जबकि एक्निक ने 5,117 अरब रुपए लागत के 72 बड़े मंसूबों की मंजूरी दी। इजलास में उड़ान पाकिस्तान इक़दाम के तहत 11 कौमी इक़्तिसादी तरक्याती मिशन की भी मंजूरी दी गई। वजारत मनसूबाबंदी को हिदायत की गई कि वो मुतल्लिका वजारतों और सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर इन मिशन के लिए जामे रोड मैप तैयार करे। इसके साथ साथ मसनूई ज़हानत की मदद से तरक्याती मंसूबों की निगरानी और जांच के लिए एक पायलट प्रोग्राम भी शुरू किया जा रहा है। सूबों के लिए मंजूर किए गए तरक्याती प्रोग्रामों के मुताबिक पंजाब के लिए 749 अरब रुपए, सिंध के लिए 706 अरब रुपए, खैबर पख्तूनख्वा के लिए 455 अरब रुपए और बलोचिस्तान के लिए 308 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। वफाकी तरक्याती तरजीहात में बुनियादी ढांचे, तवानाई, आबी वसाइल,
तालीम, सेहत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्ट, रिहाइश, सनती तरक्की और पायदार तरक्याती अहदाफ से मुतालिक मंसूबे शामिल हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इत्तेफाक राय से किए गए फैसलों को कौमी यकजहती, पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए अहम करार देते हुए कहा कि कौमी मफाद में मुश्तरका फैसले ही पायदार तरक्की की बुनियाद बनते हैं। जी, रिपोर्ट आपने देखी। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। वी हैव अ गेस्ट इन लाहौर स्टूडियोज। हमें ज्वाइन कर रहे हैं जवाद रिजवी साहब। आप एनालिस्ट भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं, उनको वेलकम करते चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जवाद साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। और जवाद साहब से भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन हमारे पास कुछ अपडेट्स मौजूद हैं स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से, वो देखते चलते हैं। आज की मार्केट में इंडेक्स की क्या रिपोर्ट है? अच्छा लुक। हंड्रेड इंडेक्स अपडेट्स में सबसे पहले ओपन हुई मार्केट 1,69,427.44 के लेवल पर। हायर साइड पे मार्केट गई 1,70,138.18। लोअर वाज 1,68,682.25 एंड फाइनली क्लोजर 1,69,703.6 यानी कि 276.16 का इजाफा आज की मार्केट में देखा गया। एक पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी परफॉर्मेंस, साथ साथ ये भी देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर थोड़ा सा स्टेबिलिटी, एक कॉशियसनेस के साथ देखी जा रही है, विच इज़ अ गुड साइन कि बजट से एक दिन पहले ही हमारे पास चीज़ें जो है वो स्टॉक मार्केट के अंदर काफ़ी पॉजिटिव जोन में। नेक्स्टली हमारे पास कुछ और अपडेट्स भी मौजूद है, लेट्स हैव अ लुक। जी, वाओ, आप देख रहे हैं टॉप 5 वॉल्यूम लीडर्स में ऑल स्क्रिप्ट बीइंग इन ग्रीन टेरिटरी। फर्स्ट नेशनल इक्विटी लिमिटेड इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.04 के इजाफे के साथ। 1.35 पे क्लोजर, 118.35 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। नेक्स्टली SPSL 1.97 का इजाफा देखा गया, 21.66 पे क्लोजर रहा, 53.69 मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा। थर्ड स्कॉट पे MLCF 0.91 का इजाफा, 86.51 पे क्लोजर, 35.32 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। लोड्स नेक्स्टली 0.78 का गेन देखा गया, 14.95 पे क्लोजर रहा एंड 30.75 मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा। लास्टली TPLR फर्स्ट राइट शेयर्स हैं, 0.66 का इजाफा देखा गया, 9.74 पे क्लोजर रहा, 26.57 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। ये थे आज के टॉप 5 वॉल्यूम लीडर्स और हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके से मार्केट में एक पॉजिटिविटी आ रही है। हमारे पास कुछ और अपडेट्स भी मौजूद हैं कमोडिटीज के हवाले से, लेट्स हैव अ लुक। कमोडिटीज में सबसे पहले गोल्ड की पर तोला प्राइस 4,30,143 रुपीज़, गोल्ड पर 10 ग्राम 3,69,170। आप देख सकते हैं लोकल मार्केट में गोल्ड के प्राइसेस में कमी डेली बेसिस पे आ रही है। इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर 4,124.75 डॉलर, ऑयल WTI पर बैरल 88.34 डॉलर, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल 92.2 डॉलर। ऑयल प्राइसेस में आज के दिन हम देख रहे हैं थोड़ी गिरावट देखी जा रही है, बट डेली बेसिस पे ये जो फ्लक्चुएशन है वो लोकल मार्केट को इम्पैक्ट देती है। कुछ और अपडेट्स भी मौजूद हैं, वो भी देखते चलते हैं। आज की मार्केट में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। नेक्स्टली हमारे पास करेंसी के हवाले से भी अपडेट्स मौजूद हैं, वो देखते चलते हैं। करेंसी में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 321.26 रुपीस, सेलिंग वॉज 321.84। यूके पाउंड बाइंग रही 372.27, सेलिंग वॉज 372.94। यूएस डॉलर बाइंग रही 278.25, सेलिंग वॉज 278.75 एंड लास्टली चाइनीज ऑन बाइंग रही 41.06, सेलिंग वॉज 41.14। नेक्स्टली GCC करेंसी अपडेट्स भी देखते हैं। सबसे पहले सऊदी रियाल बाइंग रही 74.12, सेलिंग वॉज 74.25। यूएई दिरहम बाइंग रही 75.76, सेलिंग वॉज 75.9। कतरी रियाल बाइंग रही 76.33, सेलिंग वॉज 76.47 एंड लास्टली कुवैती दिनार बाइंग रही 905.76, सेलिंग वॉज 907.39। ये थे करेंसी अपडेट्स। आज की मार्केट की डिटेल अपडेट्स आपको बताई हैं और अभी जो हम जवाद रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर स्टूडियोज़ में, उनसे पूछते चलते हैं। सर, आप देख रहे हैं बजट कल आ रहा है और ख़ासकर हम यहाँ पे भी देख रहे हैं कि जिस तरीके से इक्तिसादी आज के दिन जो एक हम सर्वे भी देख रहे थे और किस तरीके से एक मीटिंग भी हुई, क्या समझते हैं कितना ज़्यादा एक हम कह सकते हैं ना कि कॉशियसनेस भी देखी गई स्टॉक मार्केट के अंदर, और दूसरा ये कि इंतज़ार भी हो रहा है कि बजट के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, कैसे डिस्क्राइब करेंगे?
जी वालेकुम सलाम नताशा। देखें, बजट से पहले हमेशा एक फंडामेंटल्स जो मार्केट में होते हैं वो बजट की न्यूज़ के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं कि किस तरह की गवर्नमेंट जो इंसेंटिव्स देने जा रही है मुख्तलिफ सेक्टर्स को, किस तरह के रिलीफ देने जा रही है और किस तरह के जो नए टैक्सेस इम्पोज करने जा रही है। तो मार्केट की डायरेक्शन उसके अकॉर्डिंगली सेट होती है। और आज का जो सेशन है जो क्लोज हुआ है मोर देन 200 पॉइंट्स के साथ पॉजिटिव, तो ये एक सिग्नल है कि जो स्टॉक मार्केट है, जो इन्वेस्टर्स हैं, दे आर एंटिसिपेटिंग गुड रिलीफ फ्रॉम द गवर्नमेंट के जो मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं गवर्नमेंट उसमें रिलीफ देगी, उसमें लोगों को बेहतरी की उम्मीद नज़र आ रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी की उम्मीद नज़र आ रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ के बेहतर नंबर प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं। तो ये वो फंडामेंटल्स हैं जिसको देखते हुए बजट से एक दिन पहले ही स्टॉक मार्केट जो क्लोज हुई है उसने अपना रिस्पॉन्स शो करना शुरू कर दिया है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं कि जब जैसे हमने स्टॉक मार्केट की बात की, इसी तरह हमारे बाकी सेक्टर्स भी जो हैं इस वक्त हैविली रिलाई कर रहे हैं गवर्नमेंट के एक्शंस के ऊपर कि गवर्नमेंट बजट के अंदर किस किस किस्म के कोई रिलीफ देगी या किस किस तरीके से नए सेगमेंट्स को टैक्स में लेके आएगी और जो जो टैक्स का हमारा नेट है उसको एक्सपेंड करेगी इंस्टेड ऑफ टैक्सिंग द एग्जिस्टिंग पीपल, उनके ऊपर बर्डन बढ़ाने के। तो ये वो चीज़ें हैं जिससे हर किसी की सैलड क्लास की भी उम्मीदें हैं वास्ता कि गवर्नमेंट उसको क्या रिलीफ देगी। बिजनेस कम्युनिटी अपने लिए एफर्ट कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट ने एक अच्छा एफर्ट जो 4 दिन पहले 5 दिन पहले आपने देखा कि लास्ट वीकेंड पे फिक्स टैक्स रजीम आया, तो गवर्नमेंट ने एक जो रिटेल सेक्टर को ऑलरेडी जो ट्रेडिंग सेक्टर था उसके ऊपर गवर्नमेंट ने एक अच्छा स्टेप लिया और सबको टैक्स नेट में लेके आने के लिए एक मिनिमम टैक्स के साथ इंसेंटिवाइज टैक्स जो स्कीम है फिक्स टैक्स रजीम इंट्रोड्यूस करवा दी रिटेलर्स के लिए। तो ये वो सेगमेंट्स हैं और हम ये सुनने में ये भी आ रहा है कि जो एक सर्टन सेगमेंट ऑफ सैलड क्लास को भी रिलीफ मिलेगा जो उनके लिए जो टाइट इकोनॉमिक सिचुएशन है उसमें बड़ा हेल्पफुल साबित होगा, उनके लिए एक ब्रीदिंग स्पेस बनेगी। तो अब ये गवर्नमेंट एक तरफ तो इस तरह के स्टेप्स मैक्सिमाइज करना चाहती है, लेकिन दूसरी तरफ गवर्नमेंट को जो IMF प्रोग्राम है उसकी जो हदायतें हैं, जो उसके प्लान है उसको लेके चलना है। वो कहीं पे भी किसी भी सूरत में डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहती, जिसकी वजह से अगर डिस्ट्रैक्ट होती है तो IMF की तरफ से सख्ती आएगी, उसके चैलेंजेस बढ़ेंगे और जो हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म का प्रोग्राम है वो दोबारा स्टॉल्ड हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में अभी तक जो बजट की जितने भी चीज़ें सामने आ रही हैं, इकोनॉमिक सर्वे की चीज़ें आ रही हैं, वो एक मुस्बत सोच के साथ, मुस्बत अप्रोच के साथ सामने आ रही हैं कि हमें लगता है कि इंशाल्लाह चीज़ें डायरेक्शन उनकी बेहतर होगी, इरिस्पेक्टिव कि हमने पिछले जो 4-5-6 महीने हैं ईरान अमेरिका जंग के अंदर बहुत इम्पैक्ट लिया, इकॉनमी ने भी, लोगों ने भी, एनर्जी ने भी। तो वी आर एंटिसिपेटिंग कि ये जो चीज़ें आगे अगले जो क्वार्टर में या उससे अगले क्वार्टर में बेहतरी की तरफ जाएंगी। राइट। अच्छा जवाद साहब ये भी बताइएगा, हम ये भी देख रहे हैं कौमी इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट 2025-26 पेश किया गया, अब ये जारी कर दिया गया और कल के दिन 2026-2027 बजट पेश किया जाएगा। कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क आप समझते हैं? इस सर्वे के अंदर भी बताई गई हमारे पास कितनी ज़्यादा चीज़ें आई हैं, एक्सपोर्ट के नंबर्स में इजाफा देखा जा रहा है, रेमिटेंसेज हमारे आउट क्लास देखे गए इस साल के अंदर। अगर हम बात करें सेक्टर वाइज एक्सपोर्ट की तो हमारे पास नंबर्स बहुत अच्छे आए, राइस की एक्सपोर्ट भी एक अच्छी नोट पे जो है वो हमने देखा कि इसके नंबर्स बढ़े, यानी कि तकरीबन $6 बिलियन के जो नंबर्स हैं वो हम ग्रैब कर पाए हैं। साथ साथ अगर हम बात करें IT एक्सपोर्ट्स बढ़ती हुई दिखाई दी, और अगर हम देखें यहाँ पर जो हमारी कन्वेंशनल एक्सपोर्ट है यानी कि टेक्सटाइल एंड अपैरल्स की, तो इसमें भी इजाफा देखा गया है। इस बार यानी कि नेक्स्ट ईयर के लिए जो 2026 एंड 2027 के बजट के लिए टैक्सेस के हवाले से जो चीजें हैं, और कहा यह जा रहा है कि ये एक्सपोर्ट लेड बजट होगा, तो आप समझते हैं कि एक्सपोर्टर हजरात भी हैप्पी हो जाएं, कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी थोड़ा एक बहुत ज्यादा उम्मीद लगाए बैठा है कि इस बार उनके लिए भी बहुत सारे मराहत या बहुत सारी लीनियंसीज होंगी जो कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को भी बूम करेंगी, तो इस बार क्या एक्सपेक्टेशंस है? जी जी, देखिए नताशा, अगर हम इकोनॉमिक सर्वे पूरा मैंने उसको डिटेल नहीं देख सका, लेकिन मैं जब चीदा चीदा पॉइंट देखे हैं आपने भी इसमें बताया, वो कुछ ऐसे सेगमेंट्स हैं जैसे हमने राइस को देखा या हमने कन्वेंशनल एक्सपोर्ट्स को, अपनी जो हमारी टेक्सटाइल की उसको देखा, या हमने IT को देखा, तो इन्होंने परफॉर्मेंस बेहतर दिखाई है। अब हम राइस को देखें तो पिछले साल आप जहन में रखें जो हमारा फ्लड आया था उसने मेनली राइस बेल्ट को, हमारा जो एक्सपोर्टिंग सेक्टर है राइस का, बासमती को, उसको ड्रास्टिकली हिट किया था। वहाँ पे हमारी जो है जो प्रोडक्शन है वो भी कम हुई थी। इरिस्पेक्टिव दैट हमारी जो एक्सपोर्ट ग्रो की है, हमने नॉन बासमती में भी अपनी एक्सपोर्ट ग्रो किया और उसका हमने देखा $6 बिलियन की हमें जो है नंबर्स आए एक्सपोर्ट्स के। उसके साथ हम देखते हैं हम IT को, हम इस पर पहले भी बात करते रहे कि हमारा लो हैंगिंग फ्रूट है, हमने उसको
इंसेंटिवाइज करके अपनी एक्सपोर्ट्स को मैक्सिमाइज करना है। हमारे पास बहुत बड़ी मार्केट है, हमारे पास मिडिल ईस्ट की बहुत बड़ी मार्केट है, हमारे पास यूरोप के अंदर हमारा एक पोटेंशियल मौजूद है, इस तरह अमेरिका में मौजूद है। तो वो उन चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। उसके साथ साथ हम देखेंगे हमारा टेक्सटाइल इररिस्पेक्टिव के उसको बहुत चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। टेक्सटाइल वाले मुसलसल, एप्पल वाले मुसलसल कहते हैं कि उनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ग्रो कर रही है, उनकी एनर्जी कॉस्ट की वजह से जो उनकी लागत में इजाफा हो रहा है, उनकी कम्पिटिटिवनेस कम हो रही है। इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल द चैलेंजेस दे आर फेसिंग, दे आर परफॉर्म वेल, कि उन्होंने समहाउ इसको नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव जोन में क्लोज किया है। और ये एक अच्छा हमारा है कि हम इसको देखते हैं कि हमारा पॉजिटिव जोन में क्लोज हो रहा है। और उसके साथ देखेंगे हम बाकी, अगर हम जो अब एंटिसिपेशंस हैं कि गवर्नमेंट हमें क्या देगी, तो एक चीज़ ध्यान में हमें रखनी चाहिए कि गवर्नमेंट की सिचुएशन जो होती है वो हर किसी को हर वक्त खुश नहीं रख सकती। गवर्नमेंट अपनी एफर्ट करेगी, टेक्सटाइल सेक्टर को उम्मीद है कि उनको एक अच्छा रिलीफ मिलेगा, कि गवर्नमेंट का फोकस ये है कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स को ग्रो करें। उसके साथ जो है हमारा जो रियल स्टेट सेक्टर है और कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, वो दे आर आइंग फॉर अ ह्यूज रिलीफ, बट आई डोंट बिलीव कि गवर्नमेंट बहुत बड़ा रिलीफ दे सकेगी, लेकिन गवर्नमेंट एक अच्छा इंसेंटिवाइज स्पेस देगी जिससे हमारा कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो स्टॉल था उसमें रिकवरी आएगी। और हमने देखा है कि जब ये प्राइम मिनिस्टर की जो स्कीम आई है, लोन की स्कीम आई है हाउस फाइनेंसिंग की, जिसमें कैप उन्होंने 1 करोड़ रुपए तक का किया है, हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हुई नज़र आ रही है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में। तो हम देखेंगे कि अब जो उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो बजट में गवर्नमेंट थोड़ा बहुत और जो रियल एस्टेट सेक्टर को रिलीफ देगी, लेकिन उसके साथ साथ मिनिस्टर एक चीज़ दे चुके हैं क्लैरिटी की। जवाद साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप, और खासकर हम एलएसएम की ग्रोथ की बात करें तो एलएसएम का टारगेट तो 3.5% रखा गया था, जबकि हमने इसकी जो शरह नमू देखी है वो 6.1% देखी है। इट मींस कि यहाँ पे एक हेफ्टी ग्रोथ हमने देखी है, एलएसएम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर हम एसएमई की बात करें यानी कि छोटी सनतों की बात करें तो इसमें भी जो इसका टारगेट है वो 8.9% था, जबकि जो एक तरक्की की शरह है वो 8.5% ही रही। तो इसका मतलब है कि तकरीबन तकरीबन पैरेलल ही रही। और अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो टारगेट्स 3.5 रखे गए थे, लेकिन शरह नमू हमने देखा कि 2.4 या लाइव स्टॉक की बात करें तो उसमें थोड़ी सी कमी देखी गई है। तो इस बार आप समझते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर को ज्यादा फोकस किया जाएगा, फार्मर्स को या उनकी प्रोडक्ट्स को, या उनको जिस तरीके से उनकी ग्रोथ के जो मसाइल हैं या उनके इश्यूज हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए इस सेक्टर को इस बार ज्यादा तवज्जो दी जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए अच्छा इस वक्त जो एग्रीकल्चर सेक्टर, लाइफस्टाइल सेक्टर जो है उसका बहुत ज़्यादा जो हम देखेंगे हमारे जो तकरीबन 1% हम लैग बिहाइंड किए हैं अपने टारगेट से, उसका बहुत बड़ा वजह जो है वो क्लाइमेट चेंजेस है। अब हमारा जो, जैसे मैंने अभी पहले बात कर रहा था कि हमें फ्लड ने बहुत इम्पेक्ट किया, हमारे राइस को किया और बाकी क्रॉप्स को भी किया, कॉर्न को भी किया, इसी तरह हमारा लाइफ स्टॉक भी उससे इफेक्ट हुआ। तो हमारा जो लाइफ स्टॉक एग्रीकल्चर टोटली क्लाइमेट चेंजेस के ऊपर है। हम पाकिस्तान दुनिया के टॉप 10 मुल्क में आता है जो क्लाइमेट चेंजेस की वजह से इफेक्ट कर रहा है, लेकिन उसकी कंट्रीब्यूशन जो हैं क्लाइमेट चेंज में टॉप 50 में भी नहीं आती। तो पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा चैलेंज का सामना है जो क्लाइमेट की वजह से है। उसकी वजह से हमारी एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी डिस्टर्ब हो रही है, हमें क्रॉप के अंदर वेरिएशंस लेके आनी पड़ेंगी, हमें चेंजिंग लेके आनी पड़ेगी, हमें किसान को समझाना पड़ेगा कि भाई अब चेंजिंग पैटर्न्स के साथ अपनी क्रॉप को चेंज किया जाए, नई जो है टेक्नोलॉजीज टेक्निक्स को अडॉप्ट किया जाए ताकि उनकी जो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी है वो डिस्टर्ब ना हो। लेकिन दूसरी तरफ आप भी देखें कि हमारे एसएमई और एलएसएम ने दोनों ने परफॉर्म किया। एलएसएम ने डबल परफॉर्म किया, एसएमई ने ऑलमोस्ट जितना टारगेट था उसके मुताबिक परफॉर्म किया। तो एक चीज़ ध्यान में रखें, जो एलएसएम है वो किसी भी मुल्क में एसएमई उसका बैकबोन है। अगर एसएमई परफॉर्म करता है तो एलएसएम परफॉर्म करता है। हमें देखा कि पिछले साल के दौरान हमारा जो एलएसएम में मेजर सेक्टर स्टील सेक्टर आता है या हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर आता है तो उसकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग रही, कि उससे पीछे बहुत डाउनवर्ड था, हमारी सेल्स नहीं थी, हमारे जिसे कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन पिछले 1 साल के अंदर हमने देखा कि ईवी भी वेरिएंट्स पे आशिया आए, ऐसे मुल्क में 10, 12, 14 वेरिएंट्स डिफरेंट कंपनीज जो हैं प्रोड्यूस कर रही हैं। जो टॉप 3 कंपनीज होती थी उससे मार्केट एक्सपैंड हुई, नए नए प्लेयर्स इंटर हुए, नए नए वेरिएंट्स आए, नए नए ऑप्शंस मिले कंज्यूमर को। तो आपने देखा कि एलएसएम जो स्पेशली ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसने परफॉर्म बहुत अच्छा किया। और उसके साथ साथ देखेंगे गवर्नमेंट की स्कीम्स है जिसको हम पब्लिक सेक्टर ट्रांसपोर्ट कहते हैं, उसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं, वो बेशक पंजाब गवर्नमेंट हो, सिंध गवर्नमेंट हो। आपने देखा कि उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर फोकस किया। पंजाब गवर्नमेंट ने 1,00,000 क्या नाम है इलेक्ट्रिक बसेस को लेके आना था, 500 आ चुकी हैं इस
जो वॉर की वजह से डिस्टर्ब हो गई, 1000 हो जानी थी। तो ये चीज़ें वो हैं जो छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, लेकिन जब आप इनको इकोनॉमिक इसका इम्पैक्ट लेके आते हैं और इकोनॉमिक नंबर्स क्रिएट होते हैं तो ये एक ह्यूज इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। तो गवर्नमेंट मेरे ख्याल में एलएसएम और एसएमई के ऊपर सही डायरेक्शन पे है। एसएमई के लिए उन्होंने जिसे कहते हैं एसएमई फाइनेंसिंग को बहुत फोकस किया, छोटे लोन दिए गए ताकि हमारा एसएमई सेक्टर, जिसको हमेशा सबसे बड़ा चैलेंज जो है एसएमई फाइनेंसिंग का होता है, तो गवर्नमेंट ने एसएमई फाइनेंसिंग को बहुत फोकस किया। बैंक्स को कहा, स्टेट बैंक को कहा कि एसएमई को लोन देना है, वो अपनी एसएमई फाइनेंसिंग के चैलेंजेस को ओवरकम करें। और जब एसएमई फाइनेंसिंग का जो प्रॉब्लम है वो ओवरडू होती है तो उसकी परफॉर्मेंस सामने आ गई। और उसके साथ साथ एसएमई फाइनेंसिंग के साथ देखा हमने एलएसएम की हमारी परफॉर्मेंस ग्रो कर गई। अब हमें चैलेंज है कि हमने अपने एग्रीकल्चर को किस तरह आगे लेके जाना है, हमने लाइफस्टॉक को किस तरह लेके जाना है। तो देखें ग्रीन इनिशिएटिव के अंदर ऑलरेडी एसआईएफसी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिलके एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर काम कर रहे हैं, और हमने देखा कि पिछले 3, 4, 5, 6 महीने में काफ़ी सारे स्टेप्स लिए गए हैं, जिससे हम देखेंगे कि उसका इम्पैक्ट आने वाले महीनों में, आइंदा सालों में नजर आएगा। क्योंकि जो लाइफ स्टॉक या एग्रीकल्चर का इम्पैक्ट है वो इमीडिएटली नजर नहीं आ सकता। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हमें पॉलिसी चेंजेस लेके आने पड़ रही हैं, कुछ ऐसी चीज़ें कि हमने जैसे बात की टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, टेक्निक्स अडॉप्शन करनी पड़ रही है, जो चेंजिंग वेदर के साथ हमने मिटिगेट करना पड़ रहा है, हमें क्रॉप पैटर्न चेंज करने पड़ रहे हैं, किसान को एजुकेट करना पड़ रहा है कि जिस जगह पे पहले कॉटन लगती थी, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं फरवरी में या मार्च में, अब वेदर चेंज हुए तो वो फरवरी मार्च में नहीं लग सकती, हमें उससे पहले लेके जानी पड़ेगी, दिसंबर में लेके जानी पड़ेगी। या इसी तरह हम देखते हैं राइस की जो कल्टीवेशन है वो अगर हम पहले मई जून में करते थे, जाके हमें उसको पैटर्न को चेंज करना पड़ रहा है क्योंकि टेम्परेचर बहुत वेरिएशन के साथ बढ़ रहे हैं, तो वो इम्पैक्ट करते हैं क्रॉप को। तो क्रॉप बिल्कुल सही फरमाया आपने। जवाद रिजवी साहब आप हमारे साथ मौजूद थे। डिटेल डिस्कशन हो रही है। इकोनॉमिक सर्वे 2025-2026 पेश कर दिया गया है और इसकी डिस्कशन भी बाकी है। इसके ऊपर डिटेल हम इसको डायसेक्ट कर रहे हैं। नंबर्स के हवाले से देखें अगर हम, तो डिफरेंट जो सेक्टर्स हैं या डिफरेंट जो एक इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने दिए उसके बहुत ही प्रॉपर एंड पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं। मोर और लेस अगर हम देखें कि उनकी जो एक परफॉर्मेंस थी उसमें बहुत एक पैराडाइम शिफ्ट आया। तो आज इसके हवाले से डिटेल में बात करेंगे। ब्रेक की जाने चलते हैं, साथ रहिए। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। क़याम पाकिस्तान से आज तक हमारी कहानी, हमारी तारीख इबारत है एक जहदे मुसलसल से। दुश्मन की मुसल्लत की गई जंगें, दहशत गर्दी का नासूर, एटमी कुव्वत बनने पर लगाई गई बंदिशें, कुदरती आफात और सियासी बदअमनी। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों ने इन सब मुश्किलात को शिकस्त दी है, तो हम फिर क्यों ना आगे बढ़ें एक होकर। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौके, सीपेक जैसे मंसूबों के इम्कानात, हमारे नौजवान, कितनी वजह हैं हमारे पास पुर-उम्मीद रहने की। आए मिलकर उम्मीद के दिए जलाएं, रोशन मुस्तकबिल के लिए। बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन पाकिस्तान। शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का ईमान, मेरा कयाम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। नाजरीन, हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे के हवाले से। इकोनॉमिक सर्वे 2025-2026 पेश कर दिया गया है और कमोबेश जितनी भी चीज़ें आई हैं उसमें तकरीबन मोर और लेस नंबर्स काफ़ी हद तक सेम आए हैं। यानी कि अगर हम बात करें सर्विसेज सेक्टर के हवाले से, एक तो हमारे कन्वेंशनल सेक्टर है, एक अनकन्वेंशनल सेक्टर्स के हवाले से ही बात करें तो इस बार तरक्की की शरह में इजाफा हुआ है। और यकीनन जो इस बार बजट आ रहा है, जो कि कल फॉर्मली पेश किया जाएगा 12 जून 2026 को, 2026-27 का बजट पेश किया जाएगा फिस्कल ईयर का,
और ये बजट यकीनन एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ के ऊपर मैसर होगा। यकीनन इसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें भी प्लान की गई हैं, मार्केट भी इससे बहुत ज़्यादा एक हम कह सकते हैं कि पुरुमीद नज़र आ रही है, होपफुल हैं सभी, बिजनेस कम्युनिटी भी बहुत ज़्यादा एक हम कह सकते हैं कि इसलिए वेट कर रहे हैं कि ये बजट आए और चीज़ें इंप्लीमेंट हों। एक्सपोर्टर्स भी वेट कर रहे हैं कि उनके लिए भी कोई ना कोई लीनियंसीज रखी जाएंगी। और साथ साथ अगर हम बात करें तरक्याती मंसूबों के हवाले से, तो इस बार तरक्याती मंसूबों के लिए जो अमाउंट रखा जा रहा है उसी से पता चल रहा है कि कितने प्रोजेक्ट्स हमारे पास जो हैं वो इस बार पाइपलाइन में होंगे और कितना ज़्यादा इससे एक्टिविटी बढ़ेगी। तो डिटेल डिस्कशन करेंगे। वी हैव अ गेस्ट ओवर जूम, हमारे साथ मौजूद है मिर्जा इख्तियार बेग साहब। आप मेंबर हैं स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फाइनेंस एंड रेवेन्यू, उनको वेलकम करते चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेग साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। सबसे पहले ये थैंक यू। बताइएगा, इकोनॉमिक सर्वे 2025-2026 पेश किया गया है और इसके अंदर जो एक इम्पॉर्टेंट यानी कि मोटी मोटी चीज़ें अगर हम बात करें इसके हवाले से, तो हमारे पास एक्सपोर्ट के नंबर, रेमिटेंसेस के हवाले से, और ख़ासकर अगर देखें और इसको डिटेल में चले जाएं तो सर्विसेज सेक्टर, और थोड़ा सा एक क्वेश्चन रेज हुए हैं हमने एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर देखा। बाकी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ की बात करें, LSM ग्रोथ की बात करें, SME ग्रोथ की बात करें, या हम बात करें कितना ज़्यादा इस बार हमें रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है, तो क्या कहेंगे इस इकोनॉमिक सर्वे के हवाले से आप? ये इकोनॉमिक सर्वे हर बार बजट से एक दिन पहले होता है और उसमें वो हदायफ, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स एंड इकोनॉमिक टारगेट्स जो रखे जाते हैं 2025 और 2026 के, वो बयान किए जाते हैं। आज का जो वजीर खजाना ने इकोनॉमिक सर्वे पेश किया है वो नथिंग अनएक्सपेक्टेड, वो ही एक्सपेक्ट किया जा रहा था। एग्रीकल्चर में हमें मार लगी है और एग्रीकल्चर में जो हमारी मेजर फसलें थी जिसमें कॉटन क्रॉप है, जो 13 मिलियन बेल होती थी, वो कम होके 6.5 या 7 मिलियन बेल तक आ गई, तकरीबन आधी कम हो गई। तो एग्रीकल्चर की अगर आप ग्रोथ देखें तो 0.6% हासिल हो सकी है। इख्तियार बेग साहब थोड़ा सा हेडरूम दे दें, हमारे व्यूअर्स आपका चाहते हैं, देखना चाहते हैं जी, कंटिन्यू कीजिए। अच्छा, तो एग्रीकल्चर में 0.66% ग्रोथ मिली है, जबकि ये 4.5% का इसका हदफ था। मैन्युफैक्चरिंग में 4.8% ग्रोथ रही है, लेकिन इसमें लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ने बेहतर परफॉर्म करा है, जिसमें ऑटोमोबाइल की जो सनतें हैं, सीमेंट की सनतें हैं, फार्मा ने और कुछ हद से तक टेक्सटाइल ने एक अच्छे परफॉर्म करा है। सर्विस सेक्टर में कदरे बेहतर, टारगेट के आसपास परफॉर्मेंस रही है 4% की। अफरात ज़र उन्होंने फिगर जो दिए वो अभी तक सिंगल डिजिट दिए 8.2, लेकिन कुछ जगह प्रोजेक्शंस हैं कि ये 10 से ज़्यादा हो जाएगी। GDP ग्रोथ इस साल हमारी 3.7% रही है, जबकि 4% प्लस का टारगेट था। तो GDP ग्रोथ की कमी की वजह उन्होंने ये बताया है कि ये जो जंग हुआ है ईरान में और इसराइल और अमेरिका में, उससे जो खत्ते पे असरात पड़े हैं, जो क्रूड ऑयल की, फर्नेस ऑयल की, पेट्रोल की सप्लाईज मुतासिर हुई है, कीमतें बढ़ी हैं, फ्रेट बढ़ा है, इंश्योरेंस बढ़े हैं, अनसर्टिनिटी रही है, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स जो हैं कई जगह वक्त पे कैटर नहीं किए जा सके, ये सब चीज़ें वजूहात हैं। GDP का साइज माशाल्लाह हमारा बढ़ के $452 बिलियन का हो गया है, जो एक रिस्पेक्टेबल और अच्छा साइज है। प्राइमरी सरप्लस हमारा GDP का 3% रहा है, और करंट अकाउंट का जो खसारा था वो मोर और लेस, अब खसारा नहीं कह सकते, 252 मिलियन रहा है। ना खसारा है ना सरप्लस है, आप इसको यूं समझ लें बस। और लेकिन ये बहुत सरप्लस कहने की आदत डालनी पड़ेगी हमें, क्योंकि हम करंट अकाउंट डेफिसिट कहने की आदी हो चुके थे, तो ये भी इस बार मुतवक्के है। डेफिसिट कहते आए हैं, लेकिन अब ये डेफिसिट 252 मिलियन ना होने के बराबर है। तो इसको मैं एक अच्छी परफॉर्मेंस करंट अकाउंट की कहूंगा। रिमिटेंसेस ने ऑल टाइम रिकॉर्ड तोड़े हैं, और अभी ये इस महीने की सिर्फ जो रिमिटेंस थी उसमें 4 बिलियन से ज्यादा आई है। तकरीबन किया जा रहा है कि $41 बिलियन हमें रेमिटेंसेस इस साल मिल जाएंगी, जो एक बहुत अच्छी ग्रोथ है। RDA का भी स्टेट बैंक का एक बेहतरीन प्रोडक्ट था, रोशन डिजिटल अकाउंट, उसमें 12
बिलियन डॉलर जो है आ चुके उसके हैं। आ चुके हैं। अब ये नहीं है कि ये सब के सब फॉरेन से हमें मिले हैं, इसमें लोगों ने कन्वर्ट कराया है, अपने फैमिली के खर्चे के पैसे हैं, कुछ ने री इन्वेस्ट किया है। बट आरडीए पे लोगों का एतबार एतमाद नजर आता है। और ये 12.7 बिलियन डॉलर की फिगर एक मैंने आरडीए की लॉन्चिंग देखी थी, मुझे अंदाजा नहीं था इट कैन रोच ही हैज रीबिल्ड द कॉन्फिडेंस ऑफ द ओवरसीज पाकिस्तानीज। दूसरे हमारे स्टेट बैंक के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो 17.2 बिलियन डॉलर पहुंच चुके हैं। और जी। 5-5.5 बिलियन जो है वो कमर्शियल बैंकों के हैं। तो इनको जोड़े तो 22 और 23 बिलियन डॉलर के रिजर्व्स टोटल हैं, जो एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल मैं नंबर्स कह आप सकता हूँ समझते हैं। अच्छा, उसको। इख्तियार बेग साहब, ये भी जी हाँ। बताइए कि हम सर्विस सेक्टर की बात करें या हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें, दोनों में ही ग्रोथ देखी गई है और सर्विस सेक्टर के अंदर तकरीबन शरह जो है वो 4% की निस्बत इस बार 6.8% रही है। तो ये भी एक अच्छे नंबर्स हमारे पास आए हैं। और दूसरा, ये प्राइवेट सेक्टर के अंदर 4.5 जो परसेंट टारगेट रखा गया था, उसकी बजाय हमें 3.6% रही। तो आप समझते हैं कि थोड़ा सा प्राइवेट सेक्टर इस बार पीछे रहा बिकॉज ऑफ दी, अगर हम पॉलिसी रेट के हवाले से बात करें तो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बोरोइंग मुश्किल थी। अब थोड़ा सा उसके अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है। दूसरा, आपने एक और पॉइंट बहुत अच्छा रेज किया, वो ये कि इंटरनेशनल जो इम्पैक्ट था, इंटरनेशनल जो पॉलिटिकल इश्यूज थे, उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान की इकोनॉमी पे आया, लेकिन इतना ज्यादा नहीं आया जितना कि दूसरे कंट्रीज पे आया। बिल्कुल तो उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं आपसे एग्री करूंगा। हम समझ रहे थे कि पाकिस्तान में लाइनें लगेंगी पेट्रोल पंपों के बाहर। हम समझ रहे थे कीमतें मजीद महंगी, हालांकि कीमतें तो महंगी हुई हैं। और खत्ते में जितने ममालिक ने कीमतें बढ़ाई हैं उसमें सबसे ज़्यादा कीमत पाकिस्तान में बढ़ी है। और मेन हिट हमें जो लगा है पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवे की मद में है, जो आईएमएफ ने 80 रुपए फी लीटर लगाने को कहा था। आज हम पेट्रोल पे 117 रुपए फी लीटर तक पहुंच गए लगा लगा के। और वे मजीद 18 रुपए का सुन रहे हैं कि ये मजीद इजाफा होगा। तो उससे हमें 1700 अरब रुपए मिले। उससे फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ है कि आपकी एफबीआर का शॉर्टफॉल जो था वो 688 बिलियन रुपीस था अब तक, और जो बढ़ के 7-7.5 तक जून के एंड तक पहुंच जाएगा। ये जो टारगेट शॉर्टफॉल्स हैं इसको पीडीएल से सपोर्ट मिल रही है। और पीडीएल नॉन टैक्स रेवेन्यू का सबसे बड़ा सोर्स बन चुका है, नॉन टैक्स रेवेन्यू। राइट। तो ये रुपए तो है। इफ्तार बेग साहब, फिर इस तरीके से जो नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात करें, या तो टैक्स पेयर्स तो हैं हमारे पास लेकिन बहुत कम है, तो क्या इस बार कोई स्ट्रेटजी बनाई जा रही है? लास्ट टाइम फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने अपनी प्री बजट एंड पोस्ट बजट स्पीच के अंदर ये कहा था कि किसी ना किसी तरीके से ये जो नॉन फाइलर की जो कैटेगरी है, इसी को फिनिश किया जाएगा। तो आपको लगता है इस बार कोई सरप्राइज या इस बार कोई हम ऐसी चीज बजट के अंदर देख सकते हैं जो कि फाइनली एक टारगेटेड नॉन फाइलर्स के लिए हो, ताकि उससे फाइलर जो हजरात हैं या फाइलर जो कम्युनिटी है वो भी इनकरेज हो और इस तरीके से नॉन फाइलिंग की जो ये एक्सरसाइज है वो डिस्करेज हो? देखिए, पहले तो मैं आपसे ये लफ्ज नॉन फाइलर कैटेगरी पे टोटल इख्तलाफ करता हूँ। दुनिया में कहीं नहीं होती। दुनिया में फाइलर होते हैं और फिर वो हैं कि जो नहीं पे करते, टैक्स नेट में नहीं है। नॉन फाइनल कैटेगरी हमारे यहाँ ये इंट्रोड्यूस करा के एक शेल्टर प्रोटेक्शन दे दी है। अब वो कभी कैश विड्रॉवल करते हैं तो थोड़ा सा कट जाता है ज्यादा, और दूसरी जगह खुदा के वास्ते ये आप जब डॉक्यूमेंटेशन इकोनॉमी की तरफ जा रही हैं, आप तमाम लोगों को टैक्स नेट में लाके जो टैक्स नेट 9-10% है उसको ग्रेजुअली बढ़ा के आप 14% तक लेके जाती हैं। तो उसमें वो सेक्टर जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर है, रिटेलर सेक्टर है, रियल एस्टेट सेक्टर है, इनको उस टैक्स नेट में लाना होगा। अभी बिलाल की यानी हमारे दोस्त हैं, वो मुझे बतला रहे थे कि रिटेलर की जो उन्होंने स्कीम बनाई है, रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने की फिक्स टैक्स स्कीम, जिसपे जो बड़ी बड़ी मार्केटें हैं, जैनब मार्केट और लिबर्टी मार्केट और दूसरी आप पारा मार्केट वगैरह, इनमें दुकानों को फिक्स टैक्स रिजीम में वो ला रहे हैं। और उनसे कंसल्टेशन हुई है
और बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म है 1 पेज का, और वो चाहते हैं कि पहले मरहले में वो एनटीएन नंबर तो हासिल करें, अपने आप को रजिस्टर तो करें। तो रियल एस्टेट सेक्टर में अच्छी सुनने में आया, मुराद आ रही है, 7E को ख़त्म कर दिया है, विद होल्डिंग एडवांस टैक्स भी कम कर रहे हैं प्रॉपर्टी के खरीदने पे। तो ये चाहते हैं, और फाइलों का जो एक सिस्टम चलता था कि फाइलें बिक रही हैं, वो खत्म हो जाए, क्योंकि सबसे बड़े फ्रॉड ही वहां पे होते थे। 2000 फाइलें निकाल दी और 200 प्लॉट हैं, तो फिर वो भोले भाले लोगों को बेवकूफ एक ना हजार बनाया आठ जाए, सौ ये में तो तो बहुत अच्छा कितना है ना। इकदाम है। और गवर्नमेंट ने बड़ा एक ये मेच्योर इनिशिएटिव लिया है। इट मींस के जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने तमाम चीज़ों को स्टडी करके और बहुत ही एक जामिया पॉलिसी बनाने का फैसला किया है। आपने दुकानदारों का जिक्र किया, रिटेलर्स का जिक्र किया, तो यकीनन उनको भी प्रॉफिट्स या उनके भी जो बिजनेसेस हैं वो फ्लरिश करें, और आइडिया ये है कि टैक्स भी कलेक्ट हो जाए। तो कल के दिन की क्या एक्सपेक्टेशन है इख्तियार बेग साहब? आप समझ रहे हैं कि कोई फिक्स टैक्स रिजीम के अंदर कितना टैक्स रखा जाएगा, और जो छोटे कारोबारी हजरात हैं उनके ऊपर बर्डन भी ना पड़े और वो टैक्स फ्रेंडली भी हो जाएं? तो ये इस बार टैक्स कल्चर को भी प्रिवेल करना पड़ेगा। साहब से लड़ता रहा हूँ, मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, और मैंने उनसे कहा सैलरी क्लास पे आपने ओवर बर्डन करा है, इंडस्ट्री और कॉर्पोरेट सेक्टर पे ओवर बर्डन हुआ है, और एग्रीकल्चर को खुली छूट दी हुई है, फ्री लंच है। तो उन्हें हमने बतलाया कि देखें, इस वक्त ये सुपर टैक्स वैक्स जो आपने लगाए थे, वो मिलाने के बाद कॉर्पोरेट सेक्टर 58 to 60% बहुत टैक्स, ज्यादा, बहुत ज्यादा। जो कौन बिजनेसमैन कॉर्पोरेट सेक्टर बिजनेस करके 60% एफबीआर को दे देगा, राशिद साहब को, लंगरेल को, और मुस्कुरा के और शुक्रिया बोल के वापस आ जाए? नहीं होगा। लिहाजा आपने कॉर्पोरेट सेक्टर में एक तो सुपर टैक्स से निकलना है, टैक्सेस को लिवरेज करें जो बाकी खत्ते में लोग देते हैं। आपने सर्विस क्लास, जो सैलरी क्लास में जो टैक्सेस लगाए हैं, वो भी जरूरत से ज्यादा हो चुके हैं। स्लैब चेंज कर रहे हैं, उसमें कुछ लोगों को रिलीफ देंगे। गवर्नमेंट के सैलरीज में 10%, पेंशन में 10%, और मिनिमम वेजेस में भी इजाफा किया जाएगा, क्योंकि हमारा जो इन्फ्लेशन है, अफरात दर, वो तकरीबन 9 और 10 के दरमियान है। इन्होंने जो जो अपना टारगेट दिया है वो 8.2 का दिया है, लेकिन ये जो तेल के इश्यूज हैं, और ये जो वार के फिर कल से दोबारा शुरू हो गई है, उसमें बिल्कुल। शुरू हो गई है, तो मैं समझता हूँ ये 9-10 के पास तो जाएगा ही जाएगा। और अगर स्टेट बैंक ने वही पॉलिसी रखी, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, और उन्होंने अपने पॉलिसी रेट बढ़ाते गए, 9.5 से 10.5 किया, 10.5 से 11.5 करा, तो फाइनेंशियल कॉस्ट बढ़ेगी, आपकी इन्फ्लेशन बढ़ेगा, आपकी एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ रही आपकी? आप कभी सोचिए इस पे कि हम पिछले 5-6-7 सालों से वही 30-31-32 बिलियन चले डॉलर सर, का इस बार तो टारगेट रख रेवेन्यू। रहे हैं ना आप लोग। आप कह रहे हैं कि इस बार तमाम बिजनेस कम्युनिटी भी चाहती है कि $50 बिलियन से तो एटलीस्ट क्रॉस करना होगा, क्योंकि नहीं, रेमिटेंसेस तो क्रॉस बहुत करना तो अच्छे आपके हो गए कहने हैं। से हो रहा है ना नताशा। इसमें आपको रेट बिजली के कम करने पड़ेंगे, गैस के रेट आपको कम करने पड़ेंगे, सिंगल डिजिट मार्कअप पे लाएं ताकि फाइनेंशियल कॉस्ट कम हो। अच्छा, और ये इख्तियार बेग साहब, जब एक्सपोर्टर हजरात को टॉप एक्सपोर्टर्स के अवार्ड दिए गए थे, आपको याद है, बहुत सारी जो सब्सिडाइज या हम कह सकते हैं कि बहुत सारी लीनेंसीज दी गई थी। उस वक्त भी रेट्स के हवाले से भी कहा गया था, उस वक्त और भी चीज़ें जो है वो थोड़ी सी कंसेशन या डिस्काउंटेड की गई थी। आइडिया ये जी था कि एक्सपोर्ट बढ़ानी है, लेकिन जीएसपी प्लस स्टेटस भी हमारे पास है। उसके बावजूद, इतनी कोशिशों के बावजूद, यू आर वेरी राइट कि थोड़ा सा एक्सपोर्टर्स के लिए मजीद इस बार जो है वो कोई एक्सपेक्टेशंस हैं उनकी, और यकीनन उनकी देखिए, मुलाकातें भी हुई हैं। एक्सपोर्टर्स आज प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले थे, जी जी जी। शहबाज शरीफ साहब से अभी 1 हफ्ता पहले, और उसमें टेक्सटाइल के भी बड़े बड़े जितने थे हमारे दोस्त वो भी थे। उन्होंने उनसे ये कहा, एक तो आपने ये फिक्स टैक्स रिजीम थी इसको हटा के टेक्सटाइल को और दूसरे एक्सपोर्टर को आपने नॉर्मल टैक्स रिजीम में कर दिया। फिर फिक्स टैक्स रिजीम का जो 1% आप लेते थे
जी। रोलिंग, वो अब भी ले रहे हैं आप, हालांकि नॉर्मल टैक्स रिजीम में डाल दिया। ये तो ज्यादती है कि उसको तो हटाएं आप, जब आपने हमारी वो सहूलत ही खत्म कर दी। और उस सहूलियत पर जो टैक्स लेते थे वो अब भी ले रहे हैं, वो सहूलत खत्म हो गई है, अब आपने नॉर्मल टैक्स रिजीम में डाल दिया है। तो राइट। उसको खत्म करने, पावर रेट 8 सेंट से उन्होंने कहा 8.5 भी करेंगे तो नहीं होगा। गैस पे तो उन्होंने चलें वो ही सर, कहा कि बिल्कुल बिल्कुल सही फरमा रहे हैं इख्तियार बेग साहब, और अभी बजट आना है। वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि कल के दिन एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत ही अच्छे से कुछ रिलीव्स हों, और खासकर जो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ इस बार बजट के हवाले से ये एक्सपेक्टेशंस रखी जा रही हैं कि ये एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी को प्रमोट करेगा, और साथ साथ हमारे पास ऑप्शंस भी बढ़ जाएंगे। तो ऑफ कोर्स वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि कल के दिन बजट आ रहा है, पूरे साल का, पूरे फिस्कल ईयर का फैसला भी होगा, और ये भी देखा जाएगा कि टैक्सेस के हवाले से क्या क्या चीजें इंप्लीमेंट होंगी, नॉन टैक्स पेयर्स के ऊपर कितना घेरा तंग होगा। एक दिन पहले जब इकोनॉमिक सर्वे आया है तो एक्सपेक्टेशंस और बढ़ गई हैं, नंबर्स देख के, टारगेट्स देख के, और फिर उनके रिजल्ट्स देख के ऐसा लग रहा है कि इस बार मजीद कुछ ऐसी चीजें आएंगी जिससे जो हमारे नंबर्स हैं उसमें फायदा होगा। वेल, थैंक यू सो मच इख्तियार बेग साहब हमारे साथ मौजूद रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आज के दिन हमने इकोनॉमिक सर्वे के हवाले से डिटेल डिस्कशन की है, बजट की आमद है, कल के दिन बजट पेश किया जाएगा, बजट 2026-2027। लेट्स सी कि उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, और हम भी इंतजार कर रहे हैं, आप भी इंतजार करें। कल फिर मुलाकात होती है। दैट्स इट। इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त।